तो पूरे भारत में हर कॉलेज में अलग अलग छात्र संगठन है, जिसको तुम छात्र यूनियन भी बोलते हो। तो सभी छात्र संगठन का हित एक ही है कि कैसे छात्रों का हित हो, है ना। यानी कि सभी अलग अलग तरीके से छात्रों की हित की बात करते हैं ताकि छात्रों के साथ कोई समस्या ना हो। जैसे मान लो तुम कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं आती है। कोई मान लो कई बार कोई फी ज़्यादा ले लेता है, कॉलेज में लाइब्रेरी सही से काम नहीं कर रहा है, यानी कि वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी सही से नहीं आ रहा है, तुमको बैठने के लिए कोई ढंग से जगह नहीं है, लड़कियों का मान लो वॉशरूम है, कॉमन रूम है, ये सही से नहीं प्रॉपर ठीक ठाक है। तो इन सारी समस्याओं को संगठित तरीके से एक मंच के माध्यम से जब तुम अपनी बात रखोगे तो जो वहाँ के प्रोफेसर हैं या कॉलेज के जो प्राचार्य हैं तो तुम्हारी बात को ज़्यादा तवज्जो देंगे, है ना। इसलिए कहा जाता है छात्र एकता में बल होता है। अभी जो देखो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, पटना में आंदोलन चल रहा है, ये सारे जो आंदोलन चल रहे हैं ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ आंदोलन नहीं है, ये छात्र हित की बात है। और छात्र एकता जहां जहां है वो सभी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो इसमें देखो तुम्हारी भूमिका क्या है। जैसे तुम कॉलेज जाओगे तो तुमको अलग अलग संगठन मिलेंगे, ध्यान समझो, क्लास में बातचीत बिल्कुल नहीं, समझा रहे हैं। तो अलग अलग संगठन मिलेंगे, कुछ का नाम है AIDSO, ABVP, AISF, है ना, AIDSO, ये अलग अलग जो संगठन आपको मिलेंगे तो वो सभी छात्र की ही बात करेंगे, लेकिन सबके तरीके अलग अलग हैं। कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन विचारधारा क्या होती है, मान लो हमारी विचारधारा जो है वो राष्ट्रवादी विचारधारा है, समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसी से मिलता जुलता कोई और पार्टी होगा जो उस हमारे विचारधारा से सहमत होगा। जैसे मान लो भारतीय जनता पार्टी है, ये राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देती है। तो अगर मान लो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी अगर राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देती है तो भले वो पार्टी से जुड़ी हुई डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आगे चलकर कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसके विचार आपस में मिलते हैं। तो जब देखोगे बाद में कुछ ABVP के जो सदस्य होते हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, NSUI के जो सदस्य होते हैं बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ CPI के होते हैं तो उसके विचारधारा से जो मिलता है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में कॉलेज स्तर पे सभी छात्र संगठन एक ही होते हैं कि छात्र हित कैसे पूरा हो। लेकिन तुम्हारा हित क्या है, यानी कि तुम्हारी विचारधारा क्या, हम समझा रहे हैं। मान लो तुम्हारी विचारधारा है, हमने समझाने के लिए बताया कि झुग्गी झोपड़ी में जाके गरीबों की मदद करना, वहाँ के जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको जाके खुद पढ़ाना, उसको कपड़े पहनने के लिए ढंग से नहीं है तो जो हमारे पुराने कपड़े हैं या कुछ नए कपड़े जो तुम्हें लगता है उसको जाकर दान कर देना। अगर इससे विचारधारा तुम्हारा मिलता है, इसके लिए भी एक संस्था है NSS, नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कॉलेज में तुमको देखने को मिलेगा, जिसका मैं सदस्य था और जिसके माध्यम से मुझे बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परिवर्तन करने का मौका मिला और हमने बहुत कुछ सीखा भी। जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में स्पीच देने का जो मेरे अंदर कौशल विकसित हुआ, है ना, लेखन कौशल विकसित हुआ, जाकर मैं भी झुग्गियों में बच्चों को पढ़ाता था, फिर जाके मैं वहाँ पे जो समस्याएं बच्चों की थी उसको सुनता था। तो ये सारी समस्याओं से जब तुम अवगत होगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ेगी और राष्ट्र को भी तुम सेवा करने के लिए एक तरह से आगे आओगे किसी न किसी माध्यम से। और मान लो किसी का इंटरेस्ट है NCC में जाने का, है ना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स कहते हैं, फोर्स में जाने का, फ्यूचर में अगर फोर्स में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं तो फिर वो NCC में जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से तुमको अलग अलग संगठन के माध्यम से जुड़ने का मौका मिलेगा। तुम्हें करना यह है कि तुम पढ़ते पढ़ते जब कॉलेज में जाओगे या अभी भी जब पढ़ाई कर रहे हो धीरे धीरे तुम्हारी अपनी एक विचारधारा विकसित होगी जिसको तुम मानते हो। जैसे हमने उदाहरण दिया, मैं भी कॉलेज गया तो मैं सबको देखता था, लेकिन बाद में मैं NSS से जुड़ गया, समझ में आया, क्योंकि मेरी विचारधारा उससे मिल रही थी। हम उससे मेरा अपना भी विकास हो रहा था, कौशल विकसित हो रहा था और राष्ट्र की सेवा भी कर रहे थे। और जब मैं कॉलेज छोड़ दिया उसके बाद मेरे जो बचे हुए जो साथी थे वो कॉलेज में कंटिन्यू किए, PG वहीं से किए। और उसी में से एक नीरज कुमार नाम के मेरे साथी थे जिनको राष्ट्रपति ने NSS में बेस्ट वॉलंटियर के अवार्ड से सम्मानित किया, यानी कि राष्ट्रपति पुरस्कार भी तुम पा सकते हो NSS के माध्यम से, क्योंकि ये किसी खास संगठन के माध्यम से या किसी खास पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता है, ये राष्ट्र की बात करता है।
गरीबों की बात करता है, पढ़ाई की बात करता है। उसमें तुम जितना काम करोगे तुम्हारा सर्टिफिकेट बनता है, हर साल का, हर महीने का तुमने ये गतिविधि में शामिल हुआ, तुम बच्चों को पढ़ाए, रक्तदान किए। तो मैंने भी 2 बार ब्लड डोनेट किया एनएसएस के माध्यम से ही। जब तुम्हारा ये सब रिकॉर्ड बनता जाएगा, अगर तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है राष्ट्रीय स्तर पे, तब तुम फॉर्म फिलअप करोगे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। अगर तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो देखना तुमको बिहार सरकार यहाँ से नॉमिनेट करती है ना, कॉलेज के सदस्य। फिर तुम तो पहले से हो ही, बाद में तुमको प्राचार्य जो होते हैं वो भी नॉमिनेट करते हैं अपने कॉलेज की तरफ से। फिर पूरे बिहार से चुनकर कुछ बच्चे जाते हैं दिल्ली और वहाँ पे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है। तो ये सारे मौके तुमको कॉलेज में मिलेंगे। इसलिए कॉलेज की हर गतिविधि में आपको शामिल होना चाहिए। उसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स के दायरे में नहीं देखना है, चाहे कोई भी संगठन हो। आपको ये देखना कि एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम भविष्य की जो राजनीति होगी उसको समझ सकते हैं, और भविष्य की राजनीति में अगर हमें अवसर मिलता है तो हमारे अंदर ये कौशल विकसित हो चुका है ताकि हम उसके हिस्से बन पाए। और इसलिए कहा जाता है युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि युवा जब राजनीति में आएंगे, पढ़े लिखे युवा राजनीति में आएंगे, तो हमारा समाज के साथ साथ हमारा देश भी पहले से और बेहतर होगा। अभी जो सत्ता है वो कुछ मतलब कम पढ़े लिखे लोगों के हाथों में है। जो हमसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो हमको डिक्टेट करते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, जबकि हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम वहां पहुंचेंगे, जैसा हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए समाज, ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र, तो हम वैसा बनाएंगे अपना पॉलिसी। इसका मतलब है कि युवाओं को छात्र राजनीति में आना चाहिए। इससे हमारा भविष्य भी बेहतर होगा और हमारा राष्ट्र का विकास भी और बेहतर होगा। इसीलिए आपको ये सब बातें जाननी चाहिए। और कोई मन में सवाल? समझ में आ गया ना? अपना विचारधारा स्पष्ट होना चाहिए कि हमें जीवन कैसे जीना है, और उस विचारधारा से चाहे जो कोई पार्टी हो, कोई संगठन हो, है ना, कोई संस्था हो, जहां मिलती है उससे जुड़ते जाइए। वही आपको धीरे धीरे बड़ा मंच देगी और आप आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर के एक अच्छे लीडर भी बन जाएंगे। इसलिए देखना कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो लालू यादव हों, है ना, चाहे अभी सेंटर में जो बहुत सारे नेता आपको दिखते हैं, या फिर नीतीश कुमार जी हों जो पूर्व मुख्यमंत्री अब हैं, है ना, अभी जो 15-20 साल से जो बिहार की राजनीति में सिर्फ मतलब अपने कौशल के बदौलत, अपने कार्य कौशल के बदौलत वो टिके हुए थे, वो भी छात्र राजनीति के हिस्से रहे हैं। यानी कि बड़े बड़े जो नेता तुमको दिखाई देते हैं वो सब कॉलेज में छात्र राजनीति में एक्टिव थे, सक्रिय थे, और बाद में जब उनको मौका मिला किसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से, वो उन्होंने अपने कौशल का इस्तेमाल करके अपनी पहचान बनाई। ये सब अचानक एक दिन में नहीं होगा। जब तुम लगातार 3 साल 4 साल कॉलेज में पढ़ाई करोगे, सब चीज़ में शामिल होगे, धीरे धीरे बोलना सीखोगे, और बोलना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ, क्या होता अगर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद वो चुप हो जाते? क्या होता अगर जयप्रकाश नारायण को ये समझ में आ गई कि देश के साथ गलत हो रहा है इमरजेंसी के दौरान, अगर वो चुप हो जाते? क्या होता अगर अन्ना हजारे उस समय चुप हो जाते? क्या होता अगर जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो युवा थे वो चुप हो जाते? देख रहे हो ना? इसका मतलब है कि बोलना सही बातों के लिए, जो अन्याय हो रहा है उसके लिए, ये हमारा कर्तव्य है। और जब तुम अच्छे से बोलना सीख जाओगे, सही बातों के लिए तुम आवाज उठाना सीख जाओगे, तभी सही मायने में तुम राष्ट्र के नागरिक कहलाओगे। ये सबसे मूल उद्देश्य है हर राजनीतिक पार्टी के साथ साथ हर संगठन का। इसीलिए इस बात को ध्यान में रख के तुमको आगे कॉलेज स्तर पे इस तरह के जो गतिविधि हैं उसमें तुमको शामिल होना चाहिए। उसी के कारण आज मैं जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ ये उसी का देन है। मैं भी मतलब सिंपल स्टूडेंट था, साधारण स्टूडेंट था, लास्ट बेंच में बैठता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ आता नहीं है। लेकिन जब मैं खूब पढ़ाई किया, कॉलेज में गया, 3 साल 4 साल पढ़ाई किया, दुनिया के जो महान महान लोग थे सबकी किताबें पढ़ डाला। बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े जो फिलोसफर थे, हमें लगा कि ये लोग महान कैसे होते हैं। जब मैं पटना में था उनकी किताबें मैं चुरा चुरा के लाता था बच्चे से, मतलब उन्होंने होता है कि कोई पढ़ रहा है वहाँ पे लाइब्रेरी में तो नाम लिखवा के हमने लिख दिया कि 5 दिन के बाद देंगे, है ना। चुराने का अर्थ वो नहीं कि चुरा के लाया, यानी कि मतलब जहाँ जहाँ अच्छा मिलता था वहाँ से मैं अच्छी चीज़ें लेके आया। और जब मैं उसको खूब पढ़ा तब पता चला अच्छा ये सारे महान जो लोग थे वो हमारी तरह ही वो लोग भी थे। बाद में वो महान कैसे हुए तो सब तरीका पता चलता है। तो ये सब जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, है ना। तो ये सब जब तुम करोगे कॉलेज में
तब तुमको समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या है। हो सकता है किसी के अंदर नेता बनने का क्वालिटी हो, तुमको मौका ही नहीं मिला, तुम कहीं बोल ही नहीं पाए अपनी बात, बन पाओगे। हमें मौका मिला कॉलेज में, तो 110 बच्चा पार्टिसिपेट किया था, 2014 की बात है। तो मैं पहली बार स्पीच देने गया और वहाँ पे पता चला कि उससे पहले कोई पहले से टॉप कर रहा था। जब मैं नहीं आया था कॉलेज में तो उसे ये लगा कि इस बार भी हम ही टॉप करेंगे। लेकिन जब मैं गया तो मैं रिहर्सल कर रहा था, इसलिए होता प्रैक्टिस करना। तो रिहर्सल जब मैं कर रहा था तो किसी ने मुझे भाषण देते हुए सुन लिया, और वो भी था उसमें जो हर बार टॉप करता था। तो जब मेरी स्पीच देने की बारी आई नेक्स्ट दिन, तो मैं तैयार होकर पूरा गया, कोट वोट पहन के। मुझे ये लगा कि आज हम स्पीच देंगे। जब सबका नाम बुला रहा है कि ये कुमारी आइए, इनका नंबर है, इनका नंबर है, कहते अब अंतिम प्रतिभागी कोई और आ रहे हैं, मेरा नाम नहीं था। मेरा दिमाग ही शॉर्ट हो गया, मेरा नाम ही नहीं है। तब मुझे आइडिया आया कि अच्छा वो मेरा नाम हटा दिया है। तो हमने जाकर अनुरोध किया, दिमाग लगाया, अगर वहाँ पे लड़ाई करता तो मेरा नंबर नहीं आता। तो मैंने जाकर अनुरोध किया, वहाँ पे जज लोग बैठे हुए थे, पटना हाई कोर्ट के जज लोग आए थे। सर मेरा नाम गलती से मिस्टेक से छूट गया, मैं भी इसमें मतलब सहभागी हूँ, मैं भी इसमें पार्टिसिपेंट हूँ। तब उन्होंने कहा कि अगर बच्चा बोलने का साहस किया है इसको बोलने दिया जाए, है ना। तो फिर मैं लास्ट में बोलने गया, मेरा नाम हटा दिया वो जलिस की भावना से कि कहीं ये टॉप ना कर जाए। और जब मैं लास्ट में बोलने गया तो सबकी बात पहले सुन लिया था जितना बोला था, और मैं अपनी बात जब बोला तो सबके पॉइंट को काटते हुए जो मैं कहना चाह रहा था वो बात अपनी रखा, और 110 बच्चों के बीच में मैं प्रथम आया था उस बार। तब जाके मेरे अंदर हौसला आया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो फिर धीरे धीरे और मौका मिला और आगे पढ़ता गया, स्पीच देता गया। फिर जाके बिहार को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। मैं दिल्ली भी गया, 150वीं जयंती थी महात्मा गांधी की, राजघाट में, वहाँ भी अपने आप को मैंने रिप्रेजेंट किया बिहार की तरफ से। तो ये धीरे धीरे मौका मिलता गया, आगे बढ़ता गया। और फिर बाद में मैं पत्रकारिता भी किया, जिसको तुम कहते हो जर्नलिस्ट कहते हो, पत्रकार कहते हो। तो ये सब भी मुझे उसी दौरान सीखने को मिला कि हम जब अच्छा बोल सकते हैं तो हम जाकर सवाल भी कर सकते हैं, जाके नागरिक से जो समस्या उसको सुन भी सकते हैं। तो मैंने 2 साल पत्रकारिता भी की, किसी से जुड़ा नहीं, मतलब होता इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कहते हैं उसको, स्वतंत्र पत्रकार, किसी से बिना जुड़े जाके सवाल पूछना। मेरा आई कार्ड अभी भी है ना। फिर मुझे लिखने का शौक हो, मैं लिखने लगा। ये सब कहाँ से आया, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ ये सब कॉलेज ने दिया। ये सारे गुण को, ये सारे कौशल को विकसित करने का मंच कॉलेज में मिलता है, बशर्ते कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें। नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप जैसे अभी हैं, 10 साल बाद भी कोई आपसे मिलेगा आप वैसे ही होंगे, कहेगा तुम तो बिल्कुल नहीं बदला, तुम तो ऐसा ही हो। नहीं, 10 साल बाद कोई तुमसे मिले, 5 साल बाद को तुमसे कोई मिले, उसके जुबान से ये तुमको सुनना चाहिए कि तुम तो बदल गए हो, अच्छे सेंस में बदल गए हो। तुम तो पहले से अच्छे सोच के हो गए हो, तुम पढ़ने में अच्छे हो गए, तुमने बहुत कुछ उपलब्धि हासिल की है। तो इस विचारधारा से आपको आगे बढ़ना है ना। तो मेरी बात कुछ समझ में आई? हाँ, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है, अच्छा करना है, जहाँ अच्छी चीज़ मिले उसको अपने में समाहित कर लेना है। हमारा संविधान वैसे ही बना, दुनिया की जितनी अच्छी चीज़ें थी हमने सबको पढ़ा और अपने संविधान में शामिल कर लिया। इसलिए हमारा संविधान दुनिया का सबसे मजबूत और लचीला संविधान है। कठोर उस सेंस में नहीं है, लचीला है। कठोर केंद्र में है तो राज भी है ना। कठोर जरूरी है, मान लो देश में कोई हमला कर देगा तो हमारी ताकत मान लो अगर किसी एक के पास नहीं है तो क्या होगा। राज के लोग सारे जो मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है सबकी विचारधारा अलग अलग हो, आपस में सब लड़ाई करने लगे, तब तक देश क्या देखता रहेगा। तो उस इमरजेंसी में या उस परिस्थिति में जो हमारा संविधान होता है वो कठोर हो जाता है, आपातकाल के समय, है ना। इसीलिए उस तरह के प्रावधान दिए गए ताकि हमारा देश मतलब अक्षुण्ण बना रहे और हम प्रभु संपन्न रहे, है ना। तो आज क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग इस बात को समझते हुए आगे के जीवन को जिएंगे, है ना। धन्यवाद।